जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट और संविधान सभा का निर्माण से जुड़े हुए प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें आप कोशिश कीजिएगा कि जो आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा उसे आप कहीं पे नोट्स बना लीजिए, कहीं पे नोट्स में अपना इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। वही क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे, तो इसलिए क्वेश्चंस के नंबर कम होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे फैक्ट डिस्कस करेंगे, बहुत ही डिटेल से सब कुछ देखेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसका चेयरमैन कौन थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि देखिए टोटल मेंबर्स कितने थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो था उसके अंदर टोटल मेंबर्स कितने थे, क्वेश्चन पूछता है। टोटल मेंबर्स 7 थे, ठीक है, 7 मेंबर थे। सबसे पहले तो आपका इसके चेयरमैन ही आ जाएंगे BR अम्बेडकर साहब। उसके बाद N गोपालास्वामी अयंगर थे। टोटल कितने, 7 मेंबर्स थे। एक हो गए अम्बेडकर जी, फिर उसके बाद N गोपालास्वामी अयंगर, अयंगर नाम से याद रखिएगा। फिर उसके बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एक अयंगर हैं एक अय्यर हैं, ठीक, याद रखिएगा। एक है KM मुंशी जी, KM मुंशी। उसके बाद सैयद मोहम्मद शदुल्ला, मोहम्मद साहब एक हैं BL मिट्टर, लेकिन ये रिज़ाइन कर दिए थे क्योंकि इनका सेहत खराब हो गया था और बाद में रिप्लेस कर दिए गए किसके, N माधव राव। तो मेनली आपसे N माधव राव जी का नाम पूछा जाएगा, N माधव राव, ठीक है, N माधव राव, ये एक हो गए। फिर TT कृष्णामाचारी, और ये किसको रिप्लेस किए थे, DP खैतान जी का डेथ हो गया था 1948 में, तो इसलिए TT कृष्णामाचारी बाद में आ गए थे। तो टोटल कितने, टोटल 7 मेंबर्स हैं किसमें, ड्राफ्टिंग कमेटी में। ड्राफ्टिंग कमेटी कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स कंप्राइजिंग ऑफ N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, BL मित्तल जो कि रिप्लेस हो गए N माधव राव द्वारा, TT कृष्णामाचारी, ही रिप्लेस्ड DP खैतान जिनका डेथ हो गया था 1948 में। तो ये सारे फैक्ट्स हमने देख लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, BR अम्बेडकर साहब, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी का आपको पूछा जा रहा था, BR अम्बेडकर साहब। देखिए यहाँ पे KM मुंशी साहब का भी नाम है, तो ये आपका इसके मेंबर थे लेकिन चेयरमैन नहीं थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू आपको नाम सुनने को मिलेगा क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य पत्र, जो कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट संविधान सभा में पेश होने वाला डॉक्यूमेंट था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसे पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू मूव्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब किए थे, दिसंबर 13, 1946। इस पर हम डिस्कस करेंगे, आगे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हैं ये, और इनका हम सब जानते हैं, ही इज़ ऑल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। सारे आगे बढ़ते हैं हम, डिटेल्स के साथ डिस्कस हो गया। इसी तरीके से हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारा संविधान सभा था उसके कितने मेंबर्स थे टोटल जिन्होंने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा संविधान ये अडॉप्ट किस दिन किया गया था। 26 नवंबर 1949, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 26 नवंबर क्या 1949 को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, 26 नवंबर 1949। और इसी दिन को हम लोग क्या मनाने लगे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। कब से, 2015 से मना रहे, 2015 से मोदी जी स्टार्ट करवा दिए इस चीज़। तो टोटल मेंबर जो साइन किए थे 284 मेंबर थे। टोटल मेंबर जो साइन कर दिए उस दिन 284 मेंबर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 284 मेंबर्स। लेकिन इनिशियली हमारे संविधान में कितने मेंबर थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है। इनिशियली संविधान में कितने मेंबर थे, तो याद रखिएगा 389 मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स थे, टोटल 389 मेंबर्स थे। लेकिन पार्टीशन के बाद जब देश का बंटवारा हो जाता है, इंडिया पाकिस्तान बनता है, तो उसके बाद यहाँ पर कितने बच जाते हैं, 299 मेंबर्स। याद रखिएगा ये सारे फैक्ट्स। पहले 389 मेंबर्स थे इनिशियली, पार्टीशन के बाद 299 मेंबर्स बचते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। यहाँ क्या पूछा है, परमानेंट प्रेसिडेंट का नाम पूछा है। परमानेंट प्रेसिडेंट आपको बताना है
के एम मुंशी साहब कौन थे? के एम मुंशी अभी हम नाम सुने थे, कहाँ सुने थे भाई? के एम मुंशी सुने हैं, मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे के एम मुंशी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य पत्र पेश किए थे 13 दिसंबर 1946 को, और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट संभाल रखे थे। जो कमिटीज़ थे ना, कमिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी का हेड थे जवाहरलाल नेहरू, जैसे यूनियन पावर कमेटी यूपीसी, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। देखिए यूनियन जहाँ दिखेगा ना, एक तरह से आप सोच सकते हैं कि हाँ इसके जवाहरलाल नेहरू ही होंगे, क्योंकि बाद में चलकर प्रधानमंत्री बनते हैं, तो मेन पोस्ट यही अपनाएंगे, ऐसे याद रखिएगा। सरदार पटेल ये क्या थे? ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल के सरदार पटेल, तो इसलिए यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू, लेकिन प्रोविंशियल का बात करेगा, प्रोविंस वाला, तो सरदार पटेल जी आ जाएंगे। सरदार पटेल ही थे जो कि एडवाइजरी कमेटी में थे, किसका? फंडामेंटल राइट्स का, माइनॉरिटी का, ट्राइबल का, ये सब का। ठीक, याद रखिएगा। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यही वो व्यक्ति हैं जो कि परमानेंट प्रेसिडेंट थे हमारे, कहाँ के? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट। ठीक है, ओके, ये थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब, हमने अभी देखा डॉक्टर अंबेडकर वॉज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ये सारा फैक्ट्स आप याद रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ पर परमानेंट के जगह अगर प्रोविंशियल गलत, प्रोविजनल अगर दिया होता तो क्या होता? प्रोविजनल प्रेसिडेंट का नाम बताइए संविधान सभा का, तो प्रोविजनल मतलब होता क्या? टेम्पररी, ट्रांजिएंट, छोटे कम अवधि के लिए। वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। देखिए सच्चिदानंद सिन्हा साहब का आप कैसे याद रखिएगा ये सारा कुछ? देखिए 3 डेट आपको याद रखना है। 9 दिसंबर क्या? 1946, ये डेट अगर आपको याद है ना तो बस काम हो जाएगा। 9 के बाद एक दिन गैप करके तो क्या आ जाएगा? 11 दिसंबर। ठीक है, 11 दिसंबर, फिर 2 दिन बाद क्या? 13 दिसंबर। अब ये 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 को हुआ क्या? पहला मीटिंग होता है संविधान सभा का, पहला मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होता है। कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल दिल्ली के अंदर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल दिल्ली के अंदर होगा। यहाँ पर सबसे पहले जब बैठ रहे हैं चेयर पे, तो वहाँ पर कोई एक व्यक्ति तो चाहिए। जब लोग इकट्ठा होंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, तो एक व्यक्ति तो चाहिए जो कि वहाँ पर हेड करे, नहीं तो आपस में तो झगड़ा हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं आज जो कार्रवाई होती है लोकसभा का, तो उसमें देखते हैं कितना हो हल्ला होता है। अगर चेयर पे आदमी ना बैठा हो और शांत हो जाइए ऐसे करके शांत ना करवाए, तो वहाँ पर तो कुछ भी हो जाएगा। देखते हैं आप कितना हल्ला गुल्ला होता है। तो इसीलिए वहाँ पर भी जब ये लोग बैठे थे, तो सबसे पहले एक व्यक्ति को इनको चुनना था कि चेयर पे बैठाया जाए ताकि वो कार्रवाई देख सके। तो किसे बैठाया जाए भाई? तो इन्होंने क्या किया? सबसे ओल्ड व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा जी को बैठा दिए। सच्चिदानंद सिन्हा जी बैठ गए। लेकिन 11 दिसंबर को क्या हो गया? 11 दिसंबर 1946 को हुआ क्या? संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया प्रेसिडेंट। राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुना, एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट चुना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुना 11 दिसंबर को, और एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट चुना। अब 13 दिसंबर को क्या हुआ? 13 दिसंबर को पहला डॉक्यूमेंट पेश कर दिया जाता ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश कर देते हैं, जो कि पास हो जाएगा कुछ समय बाद 22 जनवरी 1947 को पास करते हैं। 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करते हैं, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी पेश करते हैं, और वो पास कर दिया जाता है 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा द्वारा अपना लिया जाता है। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चल के हमारा क्या बनेगा? प्रीएम्बल का मेन रोल निभाएगा, प्रीएम्बल बनेगा। ठीक है, ये सब फैक्ट्स आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय। हमारा संविधान का जो ड्राफ्ट है वो किसके द्वारा बनाया गया था? ड्राफ्ट का बात कर रहा, ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ऑप्शन क्या है? सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे कृष्णास्वामी अय्यर जी, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। 7 मेंबर में एक ये भी मेंबर, टोटल मेंबर कितने थे? 7 मेंबर थे। 7 मेंबर में अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर का नाम हमने देखा था या नहीं देखा था? देखा था, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। ठीक है, फिर उसके बाद बी आर अम्बेडकर यूनियन लॉ मिनिस्टर, ये यूनियन लॉ मिनिस्टर बने थे बाद में। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सबको पता है ये सारे फैक्ट्स। तो ये
व्यक्ति नहीं थे, ये व्यक्ति नहीं थे, ये व्यक्ति नहीं थे, तो कौन है? सर BN राव, एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये एडवाइज़र थे, संविधान सभा के पार्ट नहीं थे, मेंबर नहीं थे, ये सिर्फ एडवाइज़र थे, याद रखिएगा। ये एक ICS थे, सिविल सर्विसेज वाले व्यक्ति थे। बेनेगल नरसिंह राव बहुत महान व्यक्ति थे ये भी, ये एडवाइज़र बने संविधान सभा के। ये इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव भी थे, कहाँ? UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को रिप्रेजेंट भी करते थे। ये हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने में मदद किए हैं। इन्होंने बर्मा, जो कि आज का म्यांमार है, उसका भी ड्राफ्ट बनाने में मदद किया था। BN राव ने बर्मा का भी, कैसे याद करेंगे? बी नाम में है ना, B से बर्मा, B से BN राव, ठीक। ये जज भी बने थे, कहाँ? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि सिचुएटेड है हेग, वहाँ पर, ठीक है। तो उसके जज भी बने थे। ये बहुत महान व्यक्ति हैं, काफ़ी क्वालिफाइड व्यक्ति हैं BN राव साहब, याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा भारतीय संविधान बनाने में टोटल अवधि कितना लगा, टोटल समय काल कितना लगा था? तो टोटल समय काल कितना था? हमारा संविधान टुक 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, 2 साल 11 महीना 18 दिन का कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है, ठीक है। आपको कुछ भी कंफ्यूजिंग दे दे, 2 साल 11 महीना 5 दिन ऐसे ऐसे दे दे, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए ये डेट, एग्जैक्ट पूरा फिगर्स के साथ। 2 साल 11 महीना 18 डेज। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में देता है 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, तो आपको बस समझ जाना है, ये फिगर याद रखना है क्या है। टोटल कितने सेशन हुए थे? 11 सेशन हुए थे, 11 सेशन। एक सेशन और बाद में होता है जहाँ पर सब आकर सिग्नेचर करते हैं। ये सारा फैक्ट्स याद रखिएगा, ठीक है। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था टोटल, ओके। एक सेशन जो बाद में हुआ था उसमें सिग्नेचर दिया गया था। ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया? इनमें से किसने ये आइडिया दिया था संविधान सभा का? तो संविधान सभा का अगर आइडिया का बात किया जाए ना, तो सबसे पहले आइडिया किसने दिया था? आइडिया संविधान सभा का प्रपोज किया गया था, एक व्यक्ति थे MN रॉय जी के द्वारा। MN रॉय जो थे, इनके द्वारा आइडिया सबसे पहले दिया गया था, MN रॉय जी के द्वारा। कब दे दिया गया था? 1934 में ही आइडिया दिया गया था, 1934। उसके बाद फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड उठाने लगी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। 1934 में जब इन्होंने आइडिया दिया, उसके बाद से इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ही बढ़ चढ़कर ये मांग उठाने लगी थी। MN रॉय कौन थे? MN रॉय कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए थे। भारत में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट चल रहा था उसके बहुत बड़े लीडर के रूप में इन्हें जाना जाता था। इसका आंसर क्या है? साइमन कमीशन। देखिए साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन हम जानते होंगे, बचपन में भी हमने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा है, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो क्यों गो बैक? क्योंकि इसमें 7 मेंबर का ग्रुप था जिसके हेड थे जॉन साइमन, लेकिन इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। और ये किस लिए आया था? ये पढ़ने आया था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो भारत में होंगे उसको, कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म दिया जाए। तो भाई तुम भारतीयों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म दे रहे हो और एक भी भारतीय उसमें नहीं है, तो ये कैसा ग्रुप आ गया? तो इसलिए इसका बॉयकॉट हो रहा था। 1928 में ये आया था, इसलिए ये इसका बॉयकॉट हो रहा था। तो ये तो नहीं है, ये तो संविधान सभा का आइडिया नहीं दिया, ठीक। राजाजी फॉर्मूला। राजाजी कौन थे? राजाजी ये CR फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं इसको, CR फॉर्मूला, ठीक है, याद रखिएगा इसका। ये ना जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना, तो उस समय हमारा कौन था यहाँ वाइसरॉय? लिनलिथगो। लिनलिथगो बोला था कि हम इंडिया को स्टेटहुड दे देंगे अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग अपना डिफरेंसेस जो हैं उसको सुलझा ले तो, ठीक। तो इसी के ऊपर ये राजा जी ने प्लान बनाकर दिया था, लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया था। साइमन कमीशन भी फेल, राजा जी भी फेल। वेवेल प्लान क्या था? वेवेल प्लान ये शिमला कॉन्फ्रेंस में 1945 में पेश किया गया, ठीक। ये सेपरेट रिप्रेजेंटेशन कम्युनल लाइंस पे देने का बात कर रहा था कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे देंगे कम्युनल लाइंस पे, लेकिन ये भी फेल हो जाता है क्योंकि मुस्लिम लीग कोऑपरेट नहीं करता है, INC भी एक दूसरे में कोऑपरेट नहीं करते हैं। वेवेल प्लान भी पूरी तरीके से फेल। एक आया था कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया? तो कैबिनेट मिशन प्लान ने आइडिया दिया था। अब कैबिनेट मिशन प्लान में क्या था, कब आया था? ये 1946 में आया था और ब्रिटिश का PM हो गए थे क्लेमेंट एटली, लेबर पार्टी वाले एटली इसके वहाँ पर 1946 में
पीएम हो गए थे और उन्होंने ये मिशन भेजा था किस लिए, पावर ट्रांसफर करने के लिए भारतीयों के हाथ में। ही सेंट द मिशन फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया विथ इंडिपेंडेंस अंडर डोमिनियन स्टेटस, कि डोमिनियन स्टेटस के अंदर तुम्हें इंडिपेंडेंस दे देंगे और तुम ये मिशन भेज रहे हैं, मिशन पूरा प्लान आउट करेगा कैसे क्या होगा। तो कैबिनेट मिशन प्लान में ये सारा बात कहा गया था और हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बात कहा गया था, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय द, किसके द्वारा इनेक्ट किया गया था, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट कहाँ से, पहले पार्लियामेंट कहाँ था उस समय, पार्लियामेंट था मतलब उस तरीके से हम आज़ाद तो थे नहीं ना, तो ये तो नहीं होगा। प्रेसिडेंट, नहीं भाई प्रेसिडेंट कहाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट कहाँ दिया था, तो सीधा एक ऑप्शन आपको निकलता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ज़्यादातर क्वेश्चन में कोशिश कीजिएगा ना ऑप्शन से, जो ऑप्शन आपको मैच नहीं हो रहा उसको क्रॉस करके सही आंसर पे आ जाइए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपको प्रियम्बल के अंदर ये डेट मेंशन मिलता है, वी डू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस 26 नवंबर 1949 डे, ये आपको देखने को मिलता है 26 नवंबर 1949। और उसके बाद हम लोग कुछ दिनों बाद, कुछ समय के बाद हम लोग मनाने लगते हैं 26 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1950 से हम लोग कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, संविधान पूर्णतः लागू हो जाता है। लेकिन 26 नवंबर 1949 से क्या होता है, 26 नवंबर 1949 से हम कुछ प्रावधान ही लागू करते हैं, पूरी तरीके से लागू नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ प्रोविजंस लागू हो जाते हैं, याद रखिएगा। और 26 नवंबर 1949 को हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे, कब से, 2015 से, याद रखिएगा। तो हम 26 नवंबर 1949 को हमें पता है इनैक्ट कर दिया गया था, तो उसी दिन से पूरी तरह लागू क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें वेट करना था कब, 26 जनवरी 1950 का वेट करना था। क्यों, क्या हुआ था 26 जनवरी 1950 का ही क्यों वेट किए, क्योंकि पास्ट में 1929 का लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का घोषणा हमने किया था। 1929 लाहौर सेशन पूर्ण स्वराज का घोषणा किया था और उसके बाद से ही 1929, देखिए आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो भी सेशन होता था ना, मेनली वो साल के अंत में ही होता था, जनरली दिसंबर वाले टाइम। तो उसके बाद जनवरी से हम लोग ना आज़ादी मनाने लग गए थे, आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे थे 26 जनवरी 1930 से। तो इसलिए हमें 26 जनवरी 1930 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हमारे हिस्ट्री में, इसलिए इस दिन को और महत्व देने के लिए हमने वेट किया, हमने इंतज़ार किया और उसके बाद फिर 26 जनवरी 1950 से ये चीज़ स्टार्ट किया था पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाय, ये किसके द्वारा बनाया गया, तो ये क्वेश्चन तो वही है, कोई इसमें खास बात नहीं है, ये फिर से वही बात है, आपका डी हो जाएगा आंसर, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। यहाँ कैबिनेट आ रहा ना, वही है कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट डेलीगेशन मतलब ये क्या था, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, किसने भेजा था, एटली का सरकार ने भेजा था, ये हमें पता है। क्यों भेजा था भाई, पावर ट्रांसफर इंडियंस को लिए। लेकिन कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे, 3 मेंबर थे, क्वेश्चन पूछता है 3 मेंबर थे। कौन कौन से मेंबर थे, तो सबसे पहला मेंबर था पैट्रिक लॉरेंस, ये कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। फिर एक स्टैफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन, वही स्टैफर्ड क्रिप्स, फिर से प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड का बोर्ड का प्रेसिडेंट था। फिर एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर एक व्यक्ति था, एवी अलेक्जेंडर, ये फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी करके ये बोला जाता था। तो ये 3 व्यक्ति थे, तीनों व्यक्ति का नाम याद रखिए, क्या क्या है, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ठीक। ये एक बड़ा पोस्ट पे व्यक्ति था, पैट्रिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, ठीक। इस तरीके से याद रखिएगा। मेनली इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कैबिनेट मिशन का, एग्रीमेंट करना है इंडियन लीडर्स के बीच में ताकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके और संविधान सभा का आगे का प्रोसेस चला जाए। साइमन कमीशन हमने देख लिया था, साइमन कमीशन का बॉयकॉट होता है क्योंकि सारे अंग्रेज होते हैं उसमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये हमारा बैकबोन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, मेजर ऑफ पार्ट हमारा 1935 का एक्ट से ही संविधान का बना है। क्रिप्स मिशन, ये क्रिप्स मिशन पहले आता है 1942 में, आपका क्रिप्स मिशन आता है, लेकिन ये भी फेल हो जाता है। ये इंडियंस का कॉपरेशन चाह रहा था वर्ल्ड वॉर 2 में, और इसका हेड कौन था, स्टैफर्ड क्रिप्स, जो इसमें फिर से आता है ना, वही व्यक्ति कैबिनेट मिशन में जो आता है वही पहले भी आके यहाँ से मार खा के जाता है, मतलब हार के जाता है क्रिप्स मिशन में।
ये भी बात करता है संविधान सभा का निर्माण करेंगे बाद में जाकर, ठीक है, लेकिन ये फेल हो जाता है, क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है, कॉपरेशन नहीं होता है उन दोनों के बीच में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कुछ प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे एक प्रावधान बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्या किया था, डायरकी एट सेंटर इस्टेब्लिश किया था। पहले क्या था, प्रोविंशियल डायरकी था, प्रोविंसेस में, जैसे स्टेट्स में आज का समझ लीजिए, स्टेट्स में डायरकी था। डायरकी का मतलब क्या, गवर्नमेंट बाय टू अथॉरिटीज, दो अथॉरिटी जब गवर्नमेंट चलाएं तो उसको बोलते हैं डायरकी। तो प्रोविंशियल डायरकी जो था ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था, प्रोविंशियल डायरकी कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1919 का एक्ट, 1919 का जो एक्ट था, आपको अगर याद हो 1919 का एक्ट, तो 1919 का एक्ट में क्या था, इसको किस नाम से बोलते थे, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, है ना। और 1909 वाला क्या था, 1909 वाला, इसमें कम्युनल इलेक्टोरेट का बात किया था, धर्म के बेसिस पे जो वोटिंग का प्रावधान था, कम्युनल इलेक्टोरेट का बात किया गया था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक, 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म नाम है, 1919 का मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है। और इसी में 1919 वाले में पहला बार प्रोविंशियल डायरकी का बात किया गया था। तो 1935 का एक्ट से ना प्रोविंशियल डायरकी को हटा दिया गया था और सेंटर में डायरकी लेकर आ गया था, सेंटर में द्वैत शासन लेकर आ गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हमारा इसका आंसर क्या है, डी है आंसर, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहला बार कब मीट करता है, तो ये तो पहले ही मैंने डिस्कस कर लिया था, डेट जब बता रहे थे कि 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 9, 11, 13, कब का है सब, दिसंबर 1946 का, ये तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 तारीख को सबसे पहला मीटिंग सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं, 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनते हैं और एच सी मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। 13 तारीख को क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया जाता है, ठीक है, याद रखिए। 15 अगस्त 1947 सबको जानते हैं, जानते ही होंगे। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, संविधान पूर्णतः लागू हो जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहला बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, कब कंप्लीट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, संविधान को कब कंप्लीट कर दिया गया था, ये है क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो कब कंप्लीट हुआ था, 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949, ठीक। ये नहीं होगा, इस दिन तो हम लोग कमेंसमेंट किए थे, कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट किए थे, और यही वो डेट है, कौन सा, 26 नवंबर 1949, जो कि कहाँ लिखा है, प्रियम्बल में हमारा ये डेट मेंशन है ना, याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है प्रियम्बल में इनमें से कौन सा डेट मेंशन है, तो 26 नवंबर 1949 का डेट मेंशन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, देखिए यहाँ ट्रू पूछा है, ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे पहले इसको ध्यान में रखिए, ट्रू पूछा है या फॉल्स पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के विषय में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन लंबा चौड़ा देख के पहले ही आदमी डर जाता है, डरना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है देखते हैं हम, देखिए, द रिप्रेजेंटेटिव वेर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द 4 कंस्टिट्यूएंट्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ये 4 ग्रुप से रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके लाना था संविधान सभा में, क्या ये सही है। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 389, टोटल स्ट्रेंथ 389 था संविधान सभा का। द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या ये थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी के चेयरमैन। द ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स। तो देखिए इनिशियल के क्वेश्चन में ही मैंने सारा डिटेल बता दिया था, क्या बताया था, 8 मेंबर थे, यहाँ कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे। तो ये तो भाई हो गया मेरा गलत, बाकी स्टेटमेंट सब सही है, ये डी का पूरा स्टेटमेंट सही है, बस यहाँ 7 होना चाहिए था, तो ये नहीं होगा क्योंकि ट्रू पूछा है, सही पूछा है, तो ये तो नहीं होगा। द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले ही डिस्कस कर लिए थे, है ना, पहले ही बताए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमने देखा था माइनॉरिटीज़ और वो सब वाले थे, ट्राइबल वाला, सेक्लूडेड एरियाज, एक्सक्लूडेड एरियाज, वो सब वाले में उनका नाम हमने पढ़ रखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो वल्लभ भाई पटेल तो नहीं थे भाई इसमें। तो ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी का कौन थे,
जवाहरलाल नेहरू। बोले थे ना यूनियन मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, जवाहरलाल नेहरू ज़्यादातर यूनियन वाले थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन यहाँ प्रोविंशियल होता ना तो उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते, यूनियन वाले के जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पर अगर यूनियन काट के प्रोविंशियल लिख देता ना, प्रोविंशियल, तो इसका आंसर ये सही था, लेकिन ये भी अब गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं, द रिप्रेजेंटेटिव्स वेर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द 4 कंस्टिट्यूएंट्स। 4 में से चुनना था, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, ऐसा था क्या? हिंदू मुस्लिम सिख और क्रिश्चियन 4 में से चुनना था? नहीं, क्या क्या था? मुस्लिम थे एक ग्रुप, सिख थे एक ग्रुप, और एक ग्रुप था जनरल का। जनरल के अंदर सब आ जाएंगे, हिंदू क्रिश्चियन जैन पारसी सारे। एक ग्रुप था जनरल का, 3 ही ग्रुप थे मेनली, तो ये क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। तो टोटल ऐसे भी अगर आप एक लाइन में देखें ना, एक बार चारों ऑप्शन पढ़ लें, आपको सिंपल ये तो सही ही दिख रहा, तो आपसे तो बस ट्रू ही पूछा है ना, तो इतना मुझे पढ़ना भी नहीं है। ये सब जो है ना, ये सब डिटेल 1 2 3 ये सब देखने का भी ज़रूरत नहीं है। जब आपको एक स्टेटमेंट दिख जाए कि टोटल स्ट्रेंथ हमें पता है 389 मेंबर्स थे, लेकिन जब देश का बंटवारा हो जाता है तब 299 मेंबर बचते हैं, इतना तो हमें पता था, तो बस 389 मेंबर जहां देखा वहां पे टिक मार दिया, तो इसका आंसर है बी। तो ये सब ऑप्शन आपको नहीं भी पता है, नहीं पढ़ने का भी जरूरत नहीं, इतना टाइम लगाने का भी जरूरत नहीं है, सीधा एक नज़र देखें यहाँ पे 389 मेंबर्स, ये स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से सही दिख रहा, तो इसमें मार देंगे। जब इसमें डाउट होगा, मुझे याद नहीं है 389 थे कि कितना थे, तब हम सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर एक एक ऑप्शन को कट करके सही आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है। Who of the following has stated that the constitution has not been set in the right mold of federalism? फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का अच्छा एग्जांपल यूएस है, मतलब सेंटर और स्टेट के पावर्स पूरी तरीके से डिवाइडेड हैं, ठीक, उस तरीके का फेडरलिज्म वाला होता है। तो फेडरलिज्म का है क्या हमारे यहाँ, ये है इसमें क्वेश्चन कि किसने ये लाइन बोला था कि पूरी तरीके से हमारे यहाँ फेडरलिज्म नहीं है। डी बासु कौन है? इनके किताब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, एक लक्ष्मीकांत फेमस किताब है, एक डी बासु जी का किताब फेमस है। के मुंशी हमने पहले पढ़ लिया है, के मुंशी पहले नाम डिस्कस हो चुका था। बताइए कौन है के मुंशी, दिमाग में सोचिए कौन है। बी आर अम्बेडकर हमने पढ़ा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान सभा के नहीं, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के। ए अय्यर का भी नाम सुना था, के मुंशी, ये सब जुड़े हुए व्यक्ति थे। बी आर अम्बेडकर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी आर अम्बेडकर। देखिए प्रिंसिपल, अगर आप संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को आप अगर तोड़ते हैं तो 2 फॉर्म में निकलता है। एक फॉर्म हो जाता है यूनिटरी, एक हो जाता है फेडरल, ठीक है, फेडरल, यूनिटरी और फेडरल होता है। यूनिटरी में क्या होता है? सेंटर पॉलिटी का सुप्रीमेसी होता है, जो सेंटर है वो ऑल पावरफुल होता है, और एब्सेंस हो जाता है क्या? सब्सिडरी सॉवरेन पॉलिटीज, जो छोटे छोटे सॉवरेन पॉलिटीज होते हैं ना, पॉलिटिकल ग्रुप्स, उनका एब्सेंस हो जाएगा, सेंट्रल पॉलिटी ही मेन रहता है। लेकिन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ये जो फेडरल वाला पार्ट है, इसमें क्या होता है, एग्जिस्टेंस होगा किसका? सेंट्रल प्लस सब्सिडरी पॉलिटी का साइड बाय साइड, सेंटर का भी होगा, स्टेट का भी होगा, अपना अपना पॉलिटी पूरी तरीके से अलग, जैसे यूएस में होता है। यूएस में क्या है, सेंटर का तो है, स्टेट का अपना अलग रूल्स, अलग रेगुलेशन, सब कुछ होता है, सेंटर से कोई उतना लेन देन नहीं, मतलब नहीं है उनको। इलेक्शन अब फिर उसके बाद फेडरल का ही, जो भी दोनों है ना, सेंटर और स्टेट, दोनों अपने अपने फील्ड में सॉवरेन होते हैं, मतलब इसमें कोई सेंटर हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसमें कोई स्टेट हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो फेडरलिज्म क्या होता है? मेनली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, जो हमने देखा था, डुअल पॉलिटी, द्वैत शासन, डुअल पॉलिटी, 2 तरह का शासन आपको देखने को मिलेगा डुअल पॉलिटी फेडरलिज्म के अंदर, ये चीज़ था। तो इसका आंसर बी आर अम्बेडकर है। मेनली संविधान सभा में ना डिबेट उठ रहा था कि क्या हमारा फेडरल है या क्या है, तो उन्होंने बोला देखिए पूरी तरीके से तो फेडरल नहीं है, लेकिन हम इसमें दोनों का ब्लेंड देख सकते हैं, इसलिए बाद के जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि हमारा जो है ये है क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल मतलब फेडरल का फीचर भी देखने में मिलता है, प्लस हमें यूनिटरी का भी देखने को मिलता है, तो हमारा क्वासी फेडरल है, ठीक है, क्वासी फेडरल याद रखिएगा।
हु ऑफ द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था? तो बहुत बार अभी तक तो डिस्कस कर लिया हमने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। राजेंद्र प्रसाद तो नहीं थे, ये तो अध्यक्ष थे ना, प्रेसिडेंट थे किसके? संविधान सभा के। बी आर अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। सी डी देशमुख, अब ये कौन है व्यक्ति? ये पहले इंडियन गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। कब? 1943 में। सी डी देशमुख 1943 में फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये देखिए, अब 1943 है तो मतलब क्या? अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किए गए होंगे, अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश राज, ठीक। और ये लेटर जाकर क्या बनते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं यूनियन कैबिनेट के अंदर। सी डी देशमुख बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, खासकर को आरबीआई और ये सब एग्जाम में पूछते रहता है सब क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हमने देखा कि इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज, ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार डिस्कस कर लिए। टोटल 7 मेंबर्स थे, ये सब तो नहीं होंगे, 7 मेंबर्स थे, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कन्वीन टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ सब कमिटी हेडेड बाय गोपीनाथ बोरदोलई। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन वॉज मेड बाय द कमिटी? देखिए, संविधान सभा, जो भारत का संविधान सभा था, इसने एक कमेटी बताया था, गोपीनाथ बोरदोलई जिसके हेड थे, जो उसके अध्यक्ष थे, उनके अंदर। तो ये जो कमेटी था, ये क्या किया था, उसी पे पॉइंट्स दिया गया है कि उनका रिकमेंडेशन क्या क्या था इस कमेटी का, आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि 5th शेड्यूल फॉर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, क्या इससे 5th शेड्यूल आया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इन ऑल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, असम मतलब असम, क्या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का बात किया था कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा इन ऑल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम? 6th शेड्यूल फॉर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, क्या 6th शेड्यूल का बात किया था? डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो भूभाग है उसको डिमार्केट करने का बात किया था। 4 ऑप्शन है, ये थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आराम से आप अगर इसके बारे में थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। नई जानकारी था तो अभी जानकारी हो जाएगा, ठीक, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं गोपीनाथ बोरदोलई कौन थे। गोपीनाथ बोरदोलई जी का नाम याद रखिएगा, ये पहले सीएम रहे हैं असम के, ठीक है, असम फर्स्ट सीएम। इनको टाइटल दिया गया था, लोकप्रिय का टाइटल दिया गया था, लोगों में बहुत ज़्यादा इनका प्यार था, लोग बहुत इनको मानते थे, तो इसलिए इनको नाम दिया गया लोकप्रिय। तो कभी पूछ सकता है इनमें से किस नेता को लोकप्रिय बोला जाता था, तो गोपीनाथ बोरदोलई को बोला जाता था। पहले सीएम रहे हैं असम के, ठीक है। और इसका आपका 15 का जो आंसर है ना, ये सी हो जाएगा, 2 और 3, ये और ये इसका रिकमेंडेशन था, ये और ये इसका रिकमेंडेशन था, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर मतलब असम ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया सब कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेडेड बाय गोपीनाथ बोरदोलई, ठीक। एंड देयरफॉर कॉल्ड, क्या नाम हो जाएगा? बोरदोलई कमेटी हो जाएगा। किसी का भी कोई ग्रुप होता है तो उसी व्यक्ति का नाम पे हो जाता है ना। अब हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं, जैसे किसी एरिया को डिक्लेयर करना है शेड्यूल एरिया, तो ये पावर किसके पास है, कौन करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, कौन करेगा? शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है तो ये पावर है प्रेसिडेंट को, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करते हैं किसी भी एरिया को एक शेड्यूल एरिया, ठीक है। अब हम देखते हैं छठा शेड्यूल, 6th शेड्यूल में क्या है? 6th शेड्यूल में आपका बात होता है AMTM स्टेट्स के बारे में। इट टॉक्स अबाउट AMTM स्टेट्स। तो भाई AMTM क्या है? ATM तो सुने थे, लेकिन AMTM क्या है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन का बात करता है, ठीक है। और इनमें क्या है? रीजनल ऑटोनोमस काउंसिल भी है, ये सब स्टेट्स में रीजनल ऑटोनोमस काउंसिल भी है, इनका डेवलपमेंट वगैरह का काम चलते रहता है। तो 5वां शेड्यूल में क्या है? 5th शेड्यूल में क्या है? 5th शेड्यूल में प्रोविजंस है एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल का शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज का बाकी स्टेट्स में, एक्सेप्ट AMTM स्टेट्स। AMTM को छोड़ के बाकी स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन का बात करता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज का 5वां शेड्यूल। ये
5th शेड्यूल बात करता है, ठीक है। पार्ट 10 जो है, पार्ट 10 है हमारा संविधान का, ये स्पेशल प्रोविजन बनाता है एडमिनिस्ट्रेशन करने का, जो कुछ एरिया डेजिग्नेटेड है शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया, ठीक है। जो एरिया शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज का कैटेगरी में मार्क किए गए हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन अगर बनाना है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो वो हमारा संविधान का पार्ट 10 में दिया गया है, ठीक है। सारा क्लियर, आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के बारे में ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। द रिप्रेजेंटेटिव वे टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द 4 कंस्टिट्यूएंट्स हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। 4 नहीं भाई, अभी तो हमने देखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ऐसा कुछ नहीं था। मुस्लिम थे, सिख थे और एक था जनरल, तो ये तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी गलत है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी नहीं होगा, यहाँ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी होगा, तब सरदार पटेल, ये भी गलत है। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 389, ये हमारा सही है। द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर कंसिस्टेड 8 मेंबर्स, नहीं 7 मेंबर्स, तो सिर्फ 3, ओनली 3 सही हो जाएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस ना बहुत ही सिंपल हैं, बस आपको थोड़ा थोड़ा सब में फैक्ट्स पता रखना है, आपका सॉल्व हो जाएगा। 17 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज आर करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है। देखिए करेक्ट इनकरेक्ट ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर चोजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शंस इन 1946। 1946 में जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे उसके आधार पर मेंबर चुने गए थे संविधान सभा के। पहला, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट से कोई मेंबर नहीं थे संविधान सभा में, ठीक। द डिस्कशंस विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द पब्लिक। जो पब्लिक बोल रही थी उनका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था, जो डिस्कशन हो रहे थे वहाँ पर उसको लेकर। संविधान सभा के अंदर कोई डिस्कशन हो रहा था तो उसमें पब्लिक ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस था, ये है। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन सबमिशंस वर सॉलिसिटेड फ्रॉम पब्लिक। कलेक्टिव पार्टिसिपेशन हो इसलिए पब्लिक से सबमिशन लिए जाते थे डिस्कशन से पहले। ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर चोजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शन के बेसिस पे चुने गए थे व्यक्ति। ये सही है या गलत है? ये तो सही है भाई, 1946 में इलेक्शन उसके बेसिस पे चुने गए थे इलेक्शन। देखिए हमारे संविधान सभा के जो व्यक्ति थे ना, एक फैक्ट याद रखिएगा, कहीं क्वेश्चन में पूछ दे संविधान सभा के जो व्यक्ति थे, जो उसके मेंबर थे, वो कैसे इलेक्ट होकर आए थे? क्या सारे इलेक्टेड थे, सारे नॉमिनेटेड थे, क्या था, या फिर नॉन इलेक्टेड थे? देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब इलेक्टेड तो थे प्लस नॉमिनेटेड भी थे, ठीक है। नॉमिनेशन कैसे? हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होकर आए थे। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसली स्टेट के मेंबर तो थे भाई, अभी तो हमने बोला नॉमिनेट होकर आए थे, तो 2 तो नहीं होगा। तो एक ऑप्शन में 2 है, ये नहीं होगा। एक है मतलब ये होगा या तो ये होगा, ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो कट हो गया, 50-50 चांसेस है हमारे पास, एक तो होगा। 4 बस देखना है। In order to create a sense of collective participation, submissions were solicited from the public. Submissions public से भी लिए जाते थे, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन हो। तो ये भी क्वेश्चंस आपको सही देखने को मिलता है, 1 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। The draft constitution as framed only provides a machinery for the government of the country. It is not a contrivance to install any particular party in power, as has been done in some countries. Which should be in power is left, मतलब who should be in power is left to be determined by the people, as it must be if the system is to satisfy the test of democracy. ये किसके द्वारा बोला गया है? डिबेट्स के टाइम संविधान सभा में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। बोला क्या जा रहा कि जो ड्राफ्ट संविधान हमने बनाया है ये सिर्फ प्रोवाइड करता मशीनरी, एक तरह का मशीनरी देता किसको? सरकार को, देश का सरकार जो भी होगा उसको, ठीक है। ये कॉन्ट्रीवेंस नहीं है कि हाँ ये पार्टी को या वो पार्टी को उठा के बैठा दो, जैसे दूसरा देशों में देखा जाता है, ठीक है। हु शुड बी इन पावर इज टू बी डिटरमाइंड बाय द पीपल। कौन पावर में आएगा ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ के नागरिक, वहाँ के पीपल डिटरमाइन करेंगे, मतलब इंडियंस डिटरमाइन करेंगे इंडिया में किसका शासन होगा, जैसे हम वोटिंग से करते हैं। और ये एज इट मस्ट बी इफ द सिस्टम इज टू सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का तो यही सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ये किसके द्वारा बोला जाएगा? ऐसा बात बी आर अम्बेडकर के द्वारा बोला जाएगा डिबेट में,
ठीक है। यहाँ एक नया नाम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हमने देख ही लिया। अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। आचार्य JB कृपलानी है, तो इनके बारे में आपको पता होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे जब देश पार्टीशन हो रहा था। तब देश पार्टीशन के टाइम यही थे JB कृपलानी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में बताइएगा कुछ फैक्ट्स। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन मेंबर नहीं था, नॉट पूछा है। किसका? ड्राफ्टिंग कमेटी का। ड्राफ्टिंग कमेटी का 7 नाम हमने डिस्कस किया था। BR अम्बेडकर थे, KM मुंशी बहुत बार देखे थे, कृष्णा स्वामी अय्यर थे। महात्मा गांधी कहाँ थे? ये तो कहीं दिखते ही नहीं है संविधान सभा के आसपास, तो MK गांधी, ठीक। BR अम्बेडकर चेयरमैन थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सरदार पटेल तो नहीं थे, भीमराव अम्बेडकर नहीं थे, ये ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। पहले स्पीकर लोकसभा के कौन थे? तो ये GV मावलंकर साहब थे, हमें पता है ना। GV मावलंकर सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ नए नाम हैं। MA अयंगर नाम हमने सुना है, कहाँ सुना है? सोचिए, आपको याद आ जाएगा, नहीं तो फिर वीडियो एकदम स्टार्टिंग में देखिए, डिस्कस किया है हमने। आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब? 15 मई 1952 के आसपास। तो उस समय GV मावलंकर को इलेक्ट कर लिया गया था स्पीकर ऑफ पहला लोकसभा। सरदार हुकुम सिंह कौन थे? ये 3rd स्पीकर बने थे। तीसरे स्पीकर का नाम है सरदार हुकुम सिंह लोकसभा के, ठीक। MA अयंगर ये पहले डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, पहला डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा बने। बलराम भगत एक इसी तरीके से नॉर्मल से। 22 हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। BR अम्बेडकर साहब, ठीक है, BR अम्बेडकर। मोतीलाल नेहरू जी ने क्या बनाया था? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, बहुत कन्फ्यूजन होता है कि नेहरू रिपोर्ट जो है ये किसने बनाया। ऑप्शन में आपको दे देगा जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, तो बहुत लोग जवाहरलाल नेहरू मार देते हैं, लेकिन भाई ये मोतीलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू के बाबूजी, ठीक है। 22 वाला। 23 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वेर द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर कौन थे? सैयद मोहम्मद शादुल्लाह, हाँ भाई मोहम्मद साहब तो थे, हमने डिस्कस किया था। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये कहाँ थे? नहीं। N माधवराव, हाँ माधवराव थे। SC मुखर्जी नाम सुना है, कहाँ सुना है भाई? SC मुखर्जी बताइए जल्दी। SC मुखर्जी 11 दिसंबर 1946 को वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब प्रेसिडेंट बनते हैं, तो ठीक है। तो ये भी नहीं है। तो मेनली क्या क्या है? 1 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। 23 का 1 और 3, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, कौन कौन मेंबर थे? टोटल 7 मेंबर थे। कौन? BR अम्बेडकर, N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, मोहम्मद शदातुल्लाह, TT कृष्णमाचारी, N माधवराव, KM मुंशी, ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। सही पूछा है, कौन में से कौन सा सही है? आउट ऑफ 299 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओनली 284 साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ 284 ने साइन किया था संविधान को, जबकि 299 मेंबर थे संविधान सभा में। पार्टीशन के बाद की बात हो रहा, देखिए पार्टीशन के बाद ही तो साइन होगा ना, पहले कैसे साइन होगा? तो बस इतना सा लॉजिक आप लगा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। द अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रियम्बल 395 आर्टिकल 8 शेड्यूल। सही बात है, 8 शेड्यूल, ये भी सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड एंड कमेंस्ड ऑन November 26, 1949। अब ये सही है? बिल्कुल सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। 1 और 2 इसका सही आंसर होगा, ये गलत है। क्यों गलत है? ये एक स्टेटमेंट के चलते। अडॉप्टेड तक तो ठीक था, लेकिन कमेंसमेंट का जो डेट है आपका, वो तो बाद में आता है। कमेंसमेंट का डेट क्या है? 26 जनवरी 1950 है। 26 जनवरी 1950 को तो ये कमेंस किया गया। उस दिन तो कुछ प्रोविज़न अडॉप्ट किया गया था, सिर्फ अडॉप्टेड था, कमेंसमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा आपको पॉलिटी में फैक्ट को दिमाग में रखना है, लॉजिक लगाते रहना है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिक्लेयर्ड टू हैव बीन अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड बाय द। संविधान जो है ये किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया और इनेक्ट किया गया? इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिक्लेयर्ड टू हैव बीन अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड बाय द। प्रियम्बल के अंदर साफ साफ मेंशन किया गया है, किसके द्वारा ये होगा? 25 का आंसर हो जाएगा C,
पीपल ऑफ इंडिया, ये नहीं होगा। यहाँ लिखा गया है, आपका प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन लिखा गया, वी डू हेयर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल के नीचे वाले भाग में पढ़ेंगे, वी डू हेयर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे लिखा हुआ है। मतलब वी मतलब क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, याद रखिएगा पीपल ऑफ इंडिया, बहुत ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसमें हो सकता है आप लोग का बहुत सारे का रॉन्ग हो सकता है। द मेन फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज, संविधान सभा का मेन फंक्शन क्या था? अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडिंग करना, चेंजिंग करना कॉन्स्टिट्यूशन। भाई बनने तो दो, फिर तो अमेंडिंग प्रोसेस होगा। एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं एनफोर्समेंट तुरंत से एनफोर्समेंट थोड़ी होगा, संविधान सभा का ही बात हो रहा है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कौन करता है? हमारे जुडिशियल बॉडीज़ करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इंटरप्रेट करते हैं। तो उस समय कहाँ इंटरप्रिटेशन होगा, अभी तो बना ही नहीं है। तो मेनली काम क्या था? फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना था। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने देखे और पूरे डिटेल में उसे कवर करने का कोशिश किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिले हमें। ठीक है, और इसी तरीके से नोट्स वगैरह बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। टिल देन, थैंक यू और गॉड ब्लेस यू ऑल।